आपको दांतों से जुड़ी हुई जब भी कोई समस्या होती है, आप तुरंत बीडीएस के पास चले जाते हैं, दांतों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर चाहे वो टूथेक की बात हो, यानी आपके दांतों में दर्द की बात हो, या दांतों में कैविटी आ जाने की बात हो, आप अलग अलग ट्रीटमेंट है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, आप जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे डॉक्टर से कैविटी होती है तो आप आरसीटी करा लेते हैं। बहुत सारे आजकल इलाज आ गए हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, आप अपने दांतों को दुरुस्त कर सकते हैं। दांतों में पीलापन आ गया तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, कोई दांत गिर गया है तो आर्टिफिशियल कैप भी लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। बहुत प्रचलन में भी है आजकल ये सब। आपके दांत अगर अलाइन नहीं है तो टीथ अलाइनर आता है, टीथ अलाइनर लगा के आप अपने दांतों को भी ठीक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूं, ना तो आपके दांत खराब है ना ही मेरे दांत खराब है, फिर अब मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, ना ही मैं दांतों का डॉक्टर हूं। मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेट क्राइसिस की। क्लाइमेट क्राइसिस के बहुत सारे घटनाएं आपने सुने होंगे। क्लाइमेट क्राइसिस की घटना आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन सुना, आपने सुना कि मैराइन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी लेक्स में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या इनफैक्ट बहुत सारी रिवर्स का वाटर पॉल्यूट हो चुका है, बिकॉज हम वाटर को, इंडस्ट्री से निकलने वाले वाटर को ट्रीट नहीं करते और सीधे नदी में जाने देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो क्लाइमेट क्राइसिस और पोल्यूशन दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस की एक घटना बहुत सामने आई है, डाउन टू अर्थ मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश हुआ कि जो शार्क फिशेज हैं, शार्क मछलियां हैं, उन शार्क मछलियों के दांत धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो क्या उनको भी आर्टिफिशियल दांत लगवाने पड़ेंगे? उनके पास तो कोई डॉक्टर नहीं है। और आपको पता है कि शार्क पूरे मैराइन इकोसिस्टम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। तुम सोच रहे होगा ना कि ऐसा शार्क के दांत कमजोर हो रहे हैं तो सर आपको क्या दर्द हो रहा है? भाई मुझे दर्द हो इसलिए हो रहा है, या आपको भी दर्द इसलिए होना चाहिए क्योंकि शार्क पूरे मैराइन इकोसिस्टम की एक ऐसी स्पीसीज है जो बहुत की इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है। पूरे फूड चेन में हर एक एनिमल का, हर एक स्पीसीज का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए शार्क जैसी फिश का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि बहुत सारी शार्क को की कैटेगरीज को IUCN ने इंडेंजर्ड लिस्ट में भी डाल रखा है। तो आइए मसला क्या है, क्यों उनके दांत क्यों टूट रहे हैं, क्यों उनके दांत कमजोर हो रहे हैं? उनके दांत कमजोर होने के पीछे दोस्तों रिस्पॉन्सिबल रीजन बताया गया ओशन एसिडिफिकेशन, यानी समुद्र का जो जल है, ओशनिक जो वाटर है, उस ओशनिक वाटर की जो पीएच का लेवल है, पीएच लेवल लगातार डाउन होता जा रहा है। यानी समुद्र के जल में अम्लता, एसिडिटी उसकी बढ़ती जा रही है, और उसके बढ़ने की वजह से, ओशनिक वाटर की एसिडिटी बढ़ने से दैट मींस पीएच का लेवल कम होने की वजह से ओशन में पाई जाने वाली जो बड़ी बड़ी स्पीसीज है, शार्क हैं, इनके टूथ डिके हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। आइए इसको और डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है मामला। दरअसल देखोगे आप तो इंक्रीजिंग ओशन एसिडिफिकेशन कैन वीकन द शार्क टीथ लीडिंग टू द क्रैक्स एंड होल्स इन देयर ट्रीज। उनके जो दांत हैं, उनके जो टीथ हैं, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, होल्स आ रहे हैं। इमेजिन करो अगर तुम्हारे दांत भी जब कमजोर हो जाते हैं, या तुम्हारे दांतों में कैविटी आ जाती है, या दांत में कहीं दर्द हो रहा होता है, टूथ गम हो जाता है, तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुमको खाना खाने तक में दिक्कत होती है, कोई चीज तुम चबा नहीं पाते हो, तुम च्यू नहीं कर पाते हो ठीक से किसी चीज को, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड डाइट पर आना पड़ता है। सोचिए ये इतनी बड़ी फिश, और जब ये शिकार करने जाती होगी तो जरूरत इस बात की है कि इसमें अपने दांतों का सहारा लेती है, और ऐसे में अगर इसके दांत कमजोर हो तो ठीक से शिकार भी नहीं कर पाएगी। और सोचिए अगर शिकार ये नहीं कर पाएगी ठीक से, तो इसके अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा तो तुम कमजोर हो जाओगे ना। तो सेम यही इस समय हो रहा है कि अम्लीकरण बढ़ने से शार्क के दांत कमजोर हो रहे हैं, जिन पर दरारें और उनके छिद्र बढ़ने लगी हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना इस बात का कि एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द ब्लैक टिप रीफ शार्क, ये मछली का एक नाम है, ठीक है। तो ब्लैक टिप रीफ शार्क पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, फाउंड दैट द टीथ वर मोर डैमेज्ड इन वाटर विद लो पीएच। यानी जिस वाटर का पीएच वैल्यू लो है, पीएच वैल्यू लो है, इसका मतलब वो वाटर कैसा है, वो वाटर एसिडिक है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया कि जहां लो पीएच वाटर है, उस लो पीएच वाटर, इसका मतलब लो पीएच वाटर का मतलब क्या हुआ कि H2CO3 की मात्रा उसमें बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि H2CO3 की मात्रा बढ़ी, पीएच वैल्यू डाउन हो रहा है, यानी वाटर एसिडिक हो रहा है, इसका मतलब H2CO3 की मात्रा बढ़ रही है। तो इससे और क्या नुकसान हो रहा है? तो इससे दूसरा अगला नुकसान आपको देखने को मिलेगा कि वीकेंड टीथ विल रिड्यूस शार्क हंटिंग एबिलिटीज एंड मेकिंग डिफिकल्ट टू मीट देयर एनर्जी नीड्स। भाई दांत ही कमजोर हो जाएंगे तो शिकार कैसे करेगी वो? और जब शिकार नहीं करेगी तो अपनी भोजन की जरूरतों को कैसे पूरा करेगी? संभव ही नहीं है। तो उसकी एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा,
धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शार्क की जो सूंघने की जो शक्ति है, सूंघने की जो क्षमता है, वो भी कमजोर हो जाएगी। एग हैचिंग जो कैपेसिटी है उसकी वो भी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे उसी ओशनिक बॉडी में शार्क मर चुकी होंगी, क्योंकि उनकी एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा है। खाना नहीं मिलेगा तुमको, 20 दिन भूखा रखा जाए, 30 दिन भूखा रह जाए, कब तक बियर करोगे? एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे ही शार्क के साथ हो रहा है। शार्क आर द वाइटल पार्ट ऑफ द मैराइन इकोसिस्टम, देयर डिक्लाइन कुड डिसरप्ट द एंटायर फूड वेब। पूरा का पूरा जो फूड वेब है, नॉट ओनली द फूड चेन, एंटायर फूड वेब डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया। तो यही न्यूज है जो पब्लिश हुई है कि भाई ओशन वाटर की एसिडिटी बढ़ती जा रही है, पीएच वैल्यू बढ़ रही है, और उसके पीएच वैल्यू बढ़ने की वजह से शार्क जैसे और तमाम एनिमल्स हैं, तमाम ऐसी स्पीसीज हैं जिनका जीवन खतरे में आ गया है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ओशन वाटर की पीएच वैल्यू कैसे बढ़ रही है, या ओशन वाटर एसिडिक कैसे होता जा रहा है? तो आपको एक बात बता दूं मैं कि इस पूरे प्लैनेट में आप सबको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन का एमिशन कर रहे हैं। जितना हम कार्बन का एमिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी हम एमिशन करते हैं, उतना उस एमिशन का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा ओशनिक बॉडीज एब्जॉर्ब करती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे। मैंने कहा कि ये एसिडिटी बढ़ती कैसे है, तो ओशन की एसिडिटी कैसे बढ़ती है? तो ओशन की एसिडिटी बढ़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन है कि लगातार जो हम कार्बन का एमिशन करते जा रहे हैं, चाहे वो व्हीकल से निकलने वाला वेस्ट हो या इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो, इन एनी फॉर्म, चाहे जिस भी फॉर्म में कार्बन का एमिशन जो हम कर रहे हैं, उसका जितना हम एमिशन कर रहे हैं, उस एमिशन का 1/3 अप टू सम एक्सटेंट हाफ ऑफ द एमिशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशनिक बॉडी। समुद्रों के द्वारा उस कार्बन को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। तो आप सोचिए कि ओशनिक बॉडी यानी H2O में जब CO2 मिलेगा, ध्यान रखिएगा, H2O यानी वाटर, उसमें CO2 मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा H2CO3, और H2CO3 बन गया, इसका मतलब एसिडिटी वाटर की बढ़ गई है। और दोस्तों वाटर की अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो वाटर में जो कार्बोनेट्स जो आयन है, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट्स आयन की संख्या कम हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि ये बेसिकली व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन। जैसे आपको बताऊं कि ये है सी वाटर का पीएच वैल्यू। अभी तुम देख रहे हो इस पैरामीटर में सी वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो दोस्तों तुम्हें 8 से ऊपर दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखें पीएच वैल्यू इज 8+। अब हो क्या रहा है, लेट 1800 में रिड्यूस एसिडिटी, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। यार एक बात बताओ, आज से 100 साल पहले, आज से 150 साल पहले क्या इतना क्लाइमेट से जुड़ी हुई इतना क्राइसिस कोई सामने आ रहे थे क्या? क्या जलवायु परिवर्तन की घटनाएं आपको सामने दिखाई दे रही थी क्या? नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि कार्बन एमिशन इतना ज्यादा हो ही नहीं रहा था। तो जब कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा नहीं होगा तो ओशन वाटर का पीएच भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड्स का एमिशन हो रहा था तब, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। तो CO2 जब, ध्यान रखना है, जब CO2 जब मर्ज होती है इस वाटर बॉडी के साथ तो क्या बनता है? बनता है H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, और H+ आयन का रिलीज होता है। देख रहे हैं, फ्री हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं दोस्तों? फ्री हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक। तो H2CO3 की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से जो कार्बोनेट्स के जो आयन है वो कम होते जाएंगे। इधर तुम देखोगे इस केस में, यहां पर तो पीएच वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 8 से ऊपर, लेकिन यहां पर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर पीएच वैल्यू हो चुकी है अब कम। पीएच वैल्यू 8 से नीचे आ गई है। पीएच वैल्यू का ऊपर जाना इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ना, पीएच वैल्यू का नीचे आना इसका मतलब एसिडिटी बढ़ना। तो पीएच वैल्यू नीचे आ रही है, एसिडिटी। ये तो बात हो गई 1800 सेंचुरीज के आसपास की बात है। अब हम बात करते हैं जिस सेंचुरी में आज हम खड़े हुए हैं, 21st सेंचुरी की बात करते हैं। और 21st सेंचुरी में ऐसा प्रोजेक्शन लगाया गया, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के आखिरी तक ओशनिक वाटर की जो एसिडिटी है वो और अधिक बढ़ चुकी होगी। जितनी अभी एसिडिटी है उसका 10 टाइम्स एसिडिटी और बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी बढ़ चुकी होगी। और ध्यान रखना है, अगर ओशनिक वाटर की एसिडिटी बढ़ेगी तो ओशन के वाटर में, ओशनिक वाटर में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो सारे फाइटोप्लैंक्टन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो कलरफुल आपको जो कोरल रीफ्स दिखाई देती हैं, कलरफुल कोरल रीफ्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको पहले ही बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, ओशंस के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है?
समुद्र के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन हो रहा है उसका 1/3 या अप टू सम एक्सटेंट हाफ ओशन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ओशनिक बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक भी कहा जाता है। ओशनिक बॉडीज को एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कार्बोनिक एसिड H2CO3 की मात्रा बढ़ गई और ज्यादा ये आयंस रिलीज होंगे। और यहां पर जो कार्बोनेट्स आयन है दोस्तों, ये कार्बोनेट्स आयन है, इनकी संख्या घटती जाएगी। और कार्बोनेट्स आयन की संख्या अगर घटेगी, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट आयन की संख्या अगर घटती है तो उसका लॉस क्या होगा, उसका लॉस ये होगा दोस्तों कि जो छोटे छोटे जो मराइन स्पीसीज हैं वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे स्केलेटन जो बने हुए हैं समुद्र के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के जो बहुत सारा खोल तुमको दिखाई देता है समुद्र के अंदर, वो सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर पानी एसिडिक होगा तो जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो बनी जितनी भी स्पीसीज हैं, जो भी अंदर मिनरल्स जो मिल रहे हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कार्बन के एमिशन के कारण। तो कार्बन एमिशन का इंपैक्ट केवल हमें लैंड एरिया पर नहीं, लैंड एरिया के साथ साथ दोस्तों हमें यहां समुद्र के भीतर भी देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरीके से ओशनिक वाटर की एसिडिटी बढ़ती गई, पीएच कम होता गया, तो शार्क जैसे आप देखोगे, तो शार्क जैसे और भी तमाम ऐसी स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो अभी तो न्यूज ये सामने आई है कि ओशनिक एसिडिटी की वजह से शार्क के जो टूथ हैं, जो टीथ हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। वही कमजोर पड़ जाएंगे तो वो शिकार ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। सेम बात, ओशनिक एसिडिफिकेशन इज वर्ल्ड वाइड रिडक्शन इन द पीएच ऑफ सी वाटर एज अ consequences of the absorption of the large amount of carbon dioxide by the oceans। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ओशनिक बॉडीज के द्वारा CO2 का क्या किया जा रहा है? CO2 ओशंस के द्वारा, जो ओशनिक बॉडी है उस ओशनिक बॉडी के द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब किया। ओशनिक एसिडिफिकेशन इज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ लीडिंग अर्थ atmosphere with a large quantities of CO2 produced by the vehicle and industries and agriculture process। व्हीकल्स के से, इंडस्ट्री से और एग्रीकल्चर प्रोसेस मतलब जैसे किसान पराली जलाते हैं, तो पराली जलाने से भी तो कार्बन का एमिशन हो रहा है ना। पराली जलाता है ना किसान फसल के दौरान, जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में विंटर सीजन में हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक बहुत बड़ी घटना है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1750, रफली 1/3 to 1/2 of the carbon dioxide released into the earth atmosphere by human activities has been observed by the ocean। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि जितना भी हम कार्बन का एमिशन कर रहे हैं उसका लगभग आधा या 1/3 महासागरों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। During that time period, scientists have estimated that average pH of the sea water declined from 8.19 to 8.05। लगातार आप देख रहे हो कि pH वैल्यू डाउन हो रही है, और ये जो वैल्यू डाउन हुई 8.19 से हम 8.05 पर आ गए, ये ऑलमोस्ट करस्पॉन्ड्स टू 30% इंक्रीज इन द एसिडिटी। यदि ओशन वाटर की 30% एसिडिटी दोस्तों इंक्रीज हो चुकी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये तो ओशन एसिडिफिकेशन की बात है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा और फैक्ट है। बात यह है दोस्तों, CO2 ट्रांसफर टू द ओशन, pH वुड डिक्लाइन फर्दर। अंडर वर्स्ट केस सिनेरियो सी वाटर pH वुड बी ड्रॉप बिटवीन 7.8 to 7.9 बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। मार्क दिस पॉइंट, यानी इस शताब्दी के आखिरी तक अगर इसी तरीके से कार्बन एमिशन होता रहा, वो तो हो ही रहा है, इसीलिए दुनिया के तमाम देश नेट कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं या नेट कार्बन जीरो की बात कर रहे हैं। जैसे भारत का टारगेट है कि भारत 2050 तक अपना कार्बन एमिशन जीरो कर देगा, यानी जो नेट न्यूट्रलिटी है, नेट न्यूट्रलिटी जीरो पर लेके आनी है 2050 तक। ये भारत ने टारगेट रखा है। ऐसे दुनिया के तमाम देशों ने अलग अलग टारगेट रखा है। अभी ऐसे देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन कार्बन का एमिशन कर रहा है, तो उसमें चाइना का नाम आता है, उसमें यूएस का नाम आता है, हालांकि उसमें भारत का भी नाम आता है। लेकिन भारत तर्क देता है कि यार तुम लोग तो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बैठ चुके हो, अब जब हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आ रही है और हम अपनी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए कार्बन का यूज कर रहे हैं या उससे कार्बन एमिशन हो रहा है,
तो हम अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस रोक नहीं सकते ना। तुमने गलती करी, उसका खामियाजा अब दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तुमने अपने सारे डेवलपमेंट कर लिए, तुमने सब कुछ पेटेंट भी करा लिया, और अब जब हमारी बारी आ रही है तो तुम हर कोप सम्मेलन में कार्बन एमिशन को रोकने की बात करते हो, कार्बन कट की बात करते हो। तो गलती उन्होंने करी, खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। जैसे तुवालू जैसा छोटा सा द्वीपीय देश, गलती दुनिया की है, सोचिए आपकी कोई गलती भी नहीं, लेकिन तुवालू डूब जाएगा आने वाले 30-40 सालों बाद। यह प्रूवन स्टडी है नासा की, और वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड शिफ्ट होना पड़ेगा। गलती किसने करी? क्या तुवालू के लोगों ने गलती करी? नहीं। ये जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है, इसके पीछे तमाम जो डेवलप्ड नेशन है उनकी गलतियां हैं। गलतियां कह लो, या उन्होंने पर्यावरण की चिंता को हमेशा इग्नोर किया, हमेशा अनदेखा किया, इसलिए आज हमें नतीजा हमारे सामने आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के क्राइसिस हमारे सामने आ रहे हैं। सो बेसिकली ध्यान रखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी 7.9 तक पीएच हो जाएगी। और एक बात, इंक्रीज इन द ओशन एसिडिटी रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। मैंने आपको बताया कार्बोनेट आयन कम होते जाएंगे। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एरेगोनाइट, अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एरेगोनाइट क्या है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का सिग्निफिकेंट सोर्स है, वो भी कम होता जाएगा। मराइन साइंटिस्ट एक्सपेक्ट दैट जितने भी जो कोरल्स हैं, कोरल समझते हैं ना आप, कोरल मूंगा चट्टाने, जो कोरल पॉलिप्स जो बनी हुई हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल ही है बेसिकली एक प्रकार से वो। कोरल, शेलफिश एंड अदर मैराइन कैल्सिफायर्स will be less able to obtain the raw material that they use to maintain their skeleton and the shells। ये जो अपना skeleton और shells बनाते हैं, वो अपना skeleton और shell नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? concentration of the carbonate ion and the availability of aragonite in the sea water is going down by down। अगर ये डाउन हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोर्स है, बिकॉज एरेगोनाइट इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं रह जाएगा, तो कैसे ये सब सर्वाइव करेंगे? कोरल कैसे सर्वाइव करेंगे? अपना शेल कैसे बनाएंगे? अपना स्केलेटन कैसे बनाएंगे? भाई कोरल क्या है बेसिकली? अच्छा बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट की मूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान ही तो है, स्केलेटन ही तो है। कोरल पॉलिप्स जिसको हम कहते हैं, वही तो है वो। और उसका कितना इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है पूरे मराइन इकोसिस्टम को रन करने में। आज ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ जो तुम देख रहे हो, वहां कोरल ब्लीचिंग की घटना सामने आ रही है। उसकी वजह से उस क्षेत्र के साइंटिस्ट बड़े चिंतित हैं और उसको यूनेस्को की साइट में भी डाल रखा है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर रखा है, जिसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग की घटना के पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन दूसरा है, लेकिन कोरल ब्लीचिंग के पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो ओशनिक वाटर का टेम्परेचर का बढ़ना, जिसकी वजह से ओशन वाटर की सैलिनिटी भी बढ़ रही है। समझ पा रहे हैं बात आप? सैलिनिटी जिसको हम पार्ट्स पर 1000 में काउंट करते हैं, 35 ppd इज एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशनिक बॉडीज पूरे प्लेनेट में जो हमें ओशंस दिख रहे हैं। ठीक, तो एक तो ये मसला हो गया। फिर इसकी वजह से होगा क्या सर? उसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा जो फूड चेन है, अगर शार्क के दांत टूट गए तो शार्क अपना शिकार नहीं कर पाएगी, शिकार नहीं कर पाएगी तो उसका एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा उसकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। और शार्क की बॉडी अगर कोलैप्स हो जाएगी तो इस कनेक्शन को जरा देखो, शार्क करती क्या है? जैसे सबसे पहले इधर देखो तुम, सनलाइट के थ्रू बनते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जंतु फाइटोप्लैंक्टन इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, जलीय पादप जिसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी वाला वर्ड भूल गया था मैं। अच्छा, फिर ये फाइटोप्लैंक्टन खाता कौन है? तो जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे स्पीसीज हैं। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे जो क्रिएचर्स हैं, ये छोटे छोटे क्रिएचर्स इसको खाते हैं, ये जो जलीय जो पादप है। इन छोटे छोटे क्रिएचर्स को कौन खाता है? तो जो स्मॉल फिशेज हैं, ठीक है, जो स्मॉल फिशेज हैं वो खाते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये फाइटोप्लैंक्टन, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये छोटे छोटे जो क्रिएचर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल फिशेस हो गई। और उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगी टूना जैसी थोड़ी सी मीडियम साइज की फिशेस, और टूना जैसी मीडियम साइज की फिशेस खाती हैं इन छोटी फिशेस को, राइट। और उसके बाद यानी टर्सरी कंज्यूमर इसको मान सकते हो। और उसके बाद ये जो बड़ी आकार की जो मछलियां हैं, शार्क हैं, जो वेल्स हैं, ये बड़ी बड़ी मछलियां जिनको हम टर्सरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं, ये टर्सरी कंज्यूमर्स ट्यूना जैसी फिशेस को खाती हैं। अब सोचो अगर इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, भाई इनके टूथ डिके हो रहे हैं, ये शिकार नहीं कर पाएंगे, एनर्जी लेवल डाउन होगा, इनका बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, ये मर जाएंगी, तो इनको कौन खाएगा?
राइट। और अगर इनको नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पूरा का पूरा जो ओशन फूड चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। किस वजह से? केवल और केवल ओशन वाटर की जो एसिडिटी है उसके बढ़ जाने से या उसके पीएच के कम हो जाने की वजह से। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना है। व्हाई द शार्क्स आर इंपॉर्टेंट, ये पूरा चार्ट है, तुम देखोगे शार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ओशंस। आप पूरे दुनिया में देखेंगे, across the world ocean there are 500 species of shark. They have inhabited our oceans 400 million year ago. यानी डिवोनियन के टाइम पर ये सब मछलियां, एज ऑफ फिश किसको कहते हैं? डिवोनियन को हम एज ऑफ फिश कहते हैं। उस टाइम पर ये सारी मछलियां आ चुकी थी, ठीक है। सम टॉप प्रेडेटर्स, अदर्स आर द क्लीन अप क्रू ऑफ द ओशंस। तो ओशन, बहुत सारी ऐसी मछलियां भी हैं जो ओशन में जो पाई जाने वाली गंदगी है उसको भी वो क्लीन अप करते रहते हैं। तो कुल मिला के शार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एंटायर मराइन इकोसिस्टम, ठीक है। और ये लास्ट मैंने कुछ बताया, द वाइटल रोल ऑफ शार्क इन मराइन इकोसिस्टम। सबसे पहले तो सपोर्टिंग क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, ठीक है, इंडिकेटिंग ओशंस हेल्थ, ठीक है। अगर शार्क मरती जाएंगी इसका मतलब ओशन के वाटर में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। शार्क सर्व एज अ इंडिकेटर ऑफ मैराइन एनवायरमेंट हेल्थ। तो इसको हम कह सकते हैं कि शार्क एक प्रकार से की स्टोन स्पीसीज है। शार्क एक की स्टोन स्पीसीज है पूरे मराइन इकोसिस्टम की, बिकॉज वो ओशनिक सिस्टम के हेल्थ को इंडिकेट करती है। मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, शार्क कंट्रोल द पॉपुलेशन टू प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन, राइट। बड़ी मछलियां जो है शार्क, ये सब छोटी छोटी मछलियों को खा लेती हैं, तो समुद्र में जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है उसको रोक पाएगा। एंड प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। अगर मछलियां खाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, शार्क अगर बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं खाएंगे या छोटी मछलियों को भी नहीं खाएंगे तो ये जो छोटी छोटी मछलियां, शार्क रेगुलेट्स द ग्रेजिंग एनिमल्स टू प्रोटेक्ट द सी ग्रास। आप सोचो कि शार्क अगर इन मछलियों को ना खाए तो जो अन्य जो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो सी ग्रास है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, जिसको वो खाती हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को जो खा लेती हैं, ठीक है, तो सारा का सारा फाइटोप्लैंक्टन फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए शार्क को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब शार्क प्लेज अ वाइटल रोल टू प्रोटेक्ट द मराइन इकोसिस्टम। लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन? फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? डायटम है, ये पूरा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जोड़ दीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, वैभव शिवहरे ऑफिशियल या वैभव शिवहरे यूपीएससी। आप इतना टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या नहीं सर्च करने पर मिलता है तो आप क्यूआर कोड दिए हुए हैं, इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आपको मेरी क्लास की लिंक्स मिल जाएंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं ताकि मैं ऐसे और वीडियोस जो देता हूं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एट लास्ट, स्टडी आईक्यू पर मिशन सक्सेस सेल चल रही है। इस समय मिशन सक्सेस सेल में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज वीवी लाइव। वीवी लाइव का कोड का यूज करेंगे। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पर एडमिशन लेने के लिए आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड 9999 में मिल रहा है और ये 16999 में मिल रहा है। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मुझे यहां टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।